नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार की खबरों की ओर नजर डालेंगे। क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिल्ली जाना चाहते हैं? राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं नीतीश कुमार। हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में अपने चेंबर में सीएम ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जो भी कुछ कहा उससे यही झलक रहा है। दरअसल नीतीश विधायक, लोकसभा सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री, बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और अभी भी वो एमएलसी हैं। और ऐसे में उन्हें लगता है कि उनको अगर एक बार राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए तो उनका सियासी जीवन पूरा हो जाएगा। बता दें कि पत्रकारों से जब उनसे पूछा गया कि आप अपने पुराने संसदीय क्षेत्र नालंदा का दौरा कर रहे हैं, तो पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ का जिला बनाने की बात किए हैं और वहां से कई बार सांसद भी रह चुके हैं, तो क्या फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि ये मेरा बिल्कुल निजी दौरा है। 2 सालों तक कोरोना काल के कारण मैं नहीं जा पाया था, इसीलिए अब वहां जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, समस्याएं सुन रहा हूं और मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। इस दौरान नीतीश ने कहा है कि अब तक वो राज्यसभा के सदस्य नहीं बने हैं। बता दें कि उनकी इस बात से ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा वो जाना चाहते हैं। साथ ही नीतीश ने यह भी कहा है कि वो फिलहाल बिहार की सेवा कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन नीतीश ने राज्यसभा वाली जो बात कही, इसके बाद से सियासी गलियारों में अटकलें लगने लगी हैं कि क्या नीतीश सच में बिहार की बागडोर दूसरे को सौंपकर राज्यसभा जाना चाहते हैं। नीतीश के उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा भी जोरों पर है। साथ ही चर्चा है कि बीजेपी अगर उनको उपराष्ट्रपति बनाने का ऑफर देगी तो उनके राज्यसभा जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा और वो राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। और बिहार के सिवान से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बघौनी पंचायत की मुखिया ज्योति देवी के पति विश्वकर्मा बिन और उनके भांजे अमरजीत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव को घर के पास ही फेंक दिया गया। बता दें कि सुबह सुबह दोनों की जो शव हैं वो देखने के बाद हड़कंप मच गया है। मृतक विश्वकर्मा बिन की पत्नी ने आरोप लगाया है कि कई करीबी लोग गायब हैं। शव को देखने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद विश्वकर्मा बिन पर पहले से ही कई आरोप भी सामने आए हैं। उनके शव को उस घर के पास फेंका गया और उनके भांजे का शव हसनपुरा थाने के कबीरपुरा गांव में फेंका गया था। मुखिया ज्योति देवी ने बताया है कि अभी हाल ही में कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसको लेकर उनके पति ने उन लोगों की पिटाई कर दी थी। बता दें कि ज्योति देवी का यह कहना है कि पिटाई के बाद पंचरत्नी नाम की महिला ने हुसैनगंज थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस उसके पति को परेशान कर रही थी। पुलिस से बचने के लिए विश्वकर्मा और कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे। हत्या करने के बाद गुरुवार की सुबह घर के पास उसके शव को फेंक दिया गया। आपको बता दें, भांजे अमरजीत का शव हसनपुरा में कबीरपुरा में फेंका गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। इस घटना के बाद अब पूरे परिवार में कोहराम का माहौल है। विश्वकर्मा की पत्नी मुखिया ने बताया है कि अभी कुछ और भी लोग ऐसे हैं जो गायब हैं, जिनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और आपको बता दें कि हत्या के बाद कई थानों की पुलिस अब घटना स्थल पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले में तत्परता से जांच की जा रही है। 4 अप्रैल को सासाराम भभुआ विधान परिषद एमएलसी सीट पर चुनाव होने जा रहा है। एनडीए ने इस सीट पर संतोष कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह ने 2015 के विधान परिषद चुनाव में तब के गठबंधन के जदयू और राजद के उम्मीदवार अनिल यादव को करीब 200 मतों से हराया था। एक बार फिर अब संतोष कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इनके मुकाबले राजद ने पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यहां से सासाराम के बीजेपी सांसद छेदी पासवान के पुत्र रविशंकर पासवान लोजपा की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने विनोद पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही वीआईपी ने गोविंद बिंदु को, और बता दें कि छेदी पासवान के पुत्र रविशंकर को चुनावी मैदान में आ जाने से अब बीजेपी को भीतर घात का भय सता रहा है। हाल ही के दिनों में एनडीए के घटक दल रहे मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की घटना बीजेपी को झटका दे सकती है। बता दें कि सासाराम कैमूर विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र में कुल 5,600 मतदाता हैं। इनमें से 2,100 कैमूर में हैं और 3,500 रोहतास में हैं। कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे विनोद पांडे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी उम्मीदवार को ही नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं।
सही बात यह है कि सांसद पुत्र रविशंकर पासवान के पीछे बीजेपी की जमात खड़ी दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े अंबिका यादव एमएलसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह के लिए खून पसीना बहा रहे हैं। इसके पीछे भी राजनीति है, जिसका फायदा और नुकसान दोनों ही बीजेपी उम्मीदवारों को उठाना पड़ सकता है। वैसे एमएलसी चुनाव में राजद को भी बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसके पीछे वजह है कैमूर और रोहतास की सभी विधानसभा सीटों पर राजद की जीत। कुल मिलाकर इस सीट पर बीजेपी और राजद के बीच कांटे की मुकाबला है। और आपको बता दें कि इस मतदान को, जो कि 4 अप्रैल को होना है, और उसके नतीजे 6 अप्रैल को आएंगे। और बिहार में अब शराबबंदी कैसे सफल हो, इसको लेकर लगातार नई नई कोशिशें की जा रही हैं। बिहार सरकार ने अपने शराबबंदी कानून में संशोधन भी किया। इस विधेयक पर बिहार विधान परिषद में चर्चा भी हो रही थी और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलने के लिए उठ गए। उन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपिता बापू की भावना को नहीं मानता है तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। वो भारतीय तो है, लेकिन भारतीय तो है ही नहीं, काबिल भी नहीं है। वो महाअयोग्य और महापापी है। बता दें कि आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है और नहीं समझता है तो उसका क्या मतलब। इसीलिए इस बात को देखना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। दारू का कितना बुरा असर है ये लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से सब्जी की बिक्री बढ़ रही है। पहले इतना सब्जी का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है। पहले शराब पीने में लोग पैसे बर्बाद करते थे। अगर वो शराब पीने में पैसा बर्बाद नहीं करेंगे तो अच्छे से काम होंगे। वहीं बिहार के सुपौल जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अपराधी रोजाना हत्या, लूट और चोरी, गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला आया है सदर थाना क्षेत्र का, जहां पर बुधवार को अपराधियों ने सर्किट हाउस के पास एक कबाड़ी की दुकानदार के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार कबाड़ी दुकानदार रमाधीन मंडल ने आज ही उत्पाद में नीलामी में भाग लेने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे। बता दें कि किकड़ी धूप होने की वजह से वो दुकान पर आकर पानी पीने लगा। इसी बीच 2 अपराधी सिंधेश्वर रोड का पता पूछते हुए वहां पहुंचे तो पता चला कि वो अपराधी हैं और उन्हें धक्का देकर गिरा दिया गया और पास में रखे 2 लाख रुपए लूटकर ही चलते बने। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि इस घटना की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस बाबत सदर डीएसपी इंद्र प्रकाश ने बताया है कि कबाड़ी दुकानदार बैंक से ये रुपए निकालकर अपनी दुकान पर आया था। रुपए का थैला बेड पर रखा था और वो पानी पी रहा था। इसी दौरान दुकान में उसका छोटा बच्चा भी मौजूद था। इस दौरान पीछे से आए अपराधी रुपए से भरा थैला लेकर भाग गए। बता दें कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां सहनी ने बीजेपी पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। दरअसल ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने बताया है कि एनडीए को बहुमत नहीं मिली थी। 4 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। अगर एक पार्टी भी पीछे हट जाती तो सरकार नहीं बनती। अगर वीआईपी के 4 विधायकों का समर्थन नहीं मिलता तो सरकार नहीं बनती। हम लोग मजबूती से, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और सरकार बनाई। बता दें कि मुकेश सहनी ने कहा कि उन्हें बहुत ऑफर आया था कि आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, आपके 4 विधायक को मंत्री बना देते हैं, 12 एमएलसी में 6 सीटें दे देंगे, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। हम निषाद के बेटे खुददार होते हैं और हक से ज्यादा कुछ नहीं मांगते। हमने कहा कि हम जहां हैं वहीं रहेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ देंगे। सरकार बनाने के बाद पहले दिन से ही हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए चाल शुरू हो गई, क्योंकि एक दलित पिछड़ों को, जो उनका बेटा है, अगर आगे आ जाए, आगे बढ़ जाएगा तो हमें उसे पीछे चलना होगा। अपनी पार्टी के लिए विलय को लेकर सहनी बोले कि ये हम कैसे कर लेते। इस पार्टी को हमने सींच कर बड़ा किया है। हम अपने समाज को हक दिलाना चाहते हैं। पार्टी कैसे विलय कर लेगी। वो बोले कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, ये नहीं चलेगा। 75 साल से हमारा समाज विकसित नहीं हुआ है। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि भोजपुर से सामने आई है। आपको बता दें कि भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिरौटा गांव में
पूर्व के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों से 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है। घटना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। बताते चलें कि पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो वहीं एक पक्ष के घायल राजकुमार ने बताया कि पहले उनकी एक लड़की गायब हो गई थी, जिसको लेकर गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया था। उसको सुलह कराने के दबाव को लेकर यह विवाद चल रहा था। आज शाम को जब घर से स्नान कर वो बाजार की ओर जा रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने रास्ते में उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद से वो अपना इलाज कराने के लिए ग्रामीण चिकित्सक पर जा रहा था, लेकिन तभी एक बार फिर से विवाद का ऐसा मामला सामने आया जब दूसरे पक्ष के लोग उसके घर पहुंच गए और घर घुसकर अन्य लोगों की भी पिटाई की गई। इसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। जबकि दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि आज शाम उनके रास्ते से पहले पक्ष ने, जो पहला पक्ष है, उसके द्वारा गोबर रख दिया गया था, जिसको लेकर उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते बात बढ़ गई और इसके बाद लोगों की जमकर पिटाई की गई। बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर अब अप्रैल में प्रस्तावित नगरपालिका चुनाव एक बार फिर से टल सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव के पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग का गठन नहीं हो पाया है, जिसके चलते अब चुनाव टलने के आसार बढ़ गए हैं। दरअसल इस बात को बल तब मिल गया जब राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग गठित करने का आदेश दिया। इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए त्रिस्तरीय निरीक्षण को आधार बनाने के लिए कहा गया। इसी के आधार पर तय किया जाना है कि चुनाव में किन जातियों को पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे में रखा जाएगा। बता दें कि समय पर चुनाव करने के लिए सरकार को तत्काल ही विशेष आयोग का गठन करना होगा और आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी, ताकि पिछड़ा वर्ग आयोग इस पर हरी झंडी दिखा सके। बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अनुशंसा सरकार को देगी और फिर सरकार विधानसभा में इसके अंतिम रूप देगी। मछलियों का सालों से शिकार किया जा रहा है। व्हेल मछली समुद्र की सबसे बड़ी और विशाल मछली मानी जाती है और व्हेल मछली का शिकार कब से हो रहा है, इसका सही से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वैज्ञानिकों को 19वीं सदी में भी व्हेल मछली के शिकार करने के सबूत मिले हैं। क्या कुछ सबूत मिले हैं और ये रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मछलियों का शिकार सदियों से होता हुआ आया है। मछलियों में सबसे बड़ी मछली या समुद्र की सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली को कहा जाता है और व्हेल मछली का शिकार करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन व्हेल मछली का शिकार किया जाता है और अभी भी किया जा रहा है। वैज्ञानिकों को 19वीं सदी में भी व्हेल मछली के शिकार करने के सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों ने मैक्सिको की खाड़ी में एक जहाज के अवशेष को खोजा है और वहीं वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि व्हेल मछली का शिकार करने वाले जहाज का ये अवशेष है। इस जहाज में व्हेल मछलियों को शिकार करने वाला यंत्र भी मिला है। इस जहाज की खोज अमेरिका वैज्ञानिक संस्था नेशनल एसोसिएशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। ये जहाज एक समुद्री तूफान में टूटने के बाद डूब गया था। NOAA के जहाज ओकेनियस एक्सप्लोरर को व्हेल मछलियों का शिकार करने वाला जहाज 25 जनवरी 2002 को मिला था। ये जहाज मैक्सिको की खाड़ी में 6000 फीट नीचे पानी में था। नोआ के वैज्ञानिकों ने जहाज के अवशेष की तस्वीरें लेने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV को भेजा था। इससे पहले समुद्र में वैज्ञानिकों ने कई रहस्यमयी चीजें भी खोज की है, जिसके बारे में जानने के बाद लोग हैरत में पड़ गए। आइए जानते हैं इस व्हेल मछली के शिकार करने वाले जहाज के बारे में कुछ रोचक बातें। वैज्ञानिकों ने इस जहाज की पहले भी बहुत तलाश की थी। साल 2011 और 2017 में भी इसको खोजने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय कामयाबी नहीं मिल पाई। अब वैज्ञानिकों ने इस जहाज को सैटेलाइट कम्युनिकेशन से समुद्र में खोजा है। इस जहाज को खोजने के बाद वैज्ञानिकों ने कौन सा जहाज है और कब डूबा था, इस बात की पुष्टि की है। इस जहाज का नाम क्या था यह नहीं पता चल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों को जानकारी मिली है कि ये जहाज 26 मई 1836 को डूब गया था। 64 फीट लंबा जहाज समुद्र में स्पर्म व्हेल्स का शिकार करने के लिए गया था, जिसका निर्माण साल 1815 में किया गया था।
ये मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर में 20 सालों तक व्हेल मछली का शिकार किया। बताया जाता है कि साल 1780 से लेकर 1870 तक समुद्र में जहाज 214 बार व्हेल मछली का शिकार करने के लिए गया था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पहला जहाज है जो उस समय समुद्र में डूब गया था। यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स डॉन ग्रेव्स का कहना है कि समुद्र में डूबे इस जहाज पर स्थानीय अमेरिकी और अफ्रीकी गुलामों को भी रखा गया था। डॉन ग्रेव्स ने कहा, इससे जानकारी मिलती है कि उस समय रंग भेद का समय था। अमेरिकन मैरीटाइम इंडस्ट्री के अफ्रीकन गुलाम रखे जाते थे। उनका कहना है, इस जहाज के मिलने के बाद यह उम्मीद जगी है कि 19 सदी के काले लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे और यह पता लगा सकते थे।